हेलो बच्चों, तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को सीखे हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज करो कोई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कैसा है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो प्लेस किया गया, और इस प्लेस चार्ज पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बेटा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर इस फोर्स को बैलेंस करना है बेटा तो एक्सटर्नल, अगर ये चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में रहे तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा भी एक फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए, और ये एक्सटर्नल एफ और ये किसके बराबर होगा, इस क्यू ई के बराबर होगा, तभी ये चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब क्या किया गया, इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे यहां से यहां मूव कराया गया। अगर मान लो यहाँ पे पोजीशन ए था तो यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन बी, और ये प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे भी फोर्स क्यू ई इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल यानी फोर्सेस सेम है। इस चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां मूव किया गया बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव किया गया। कैसे मूव किया गया बेटा, इनफाइनाइटली स्लोली। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव किया गया बेटा, इनफाइनाइटली slowly, infinitely slowly, in such a way there is no change in kinetic। इस तरह से मूव किया गया कि इस चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे पहुंचा उस समय भी वेलोसिटी जीरो है, और पूरे रास्ते में भी वेलोसिटी क्या था, टेंस टू जीरो था। अगर इसका v नॉट वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये क्या था, बहुत कम था, टेंस टू जीरो था। तो यहाँ पे जो अब यहाँ से यहाँ मूव किया गया बेटा, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ मूव किया तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया गया तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कुछ वर्क किया गया होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या लिखे बेटा, ए से बी ले जाने में वर्क डन ए टू बी किसके द्वारा बेटा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और कैसे ले गया है बेटा कि इस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी नहीं हुआ, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो एक इक्वेशन लिखते हैं, अगर वी ए को मान ले पोटेंशियल एट पॉइंट ए मान ले, और वी बी को मान ले फाइनल पोटेंशियल, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट से चार्ज से डिवाइड कर दे बेटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी बी माइनस वी। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है बेटा, ये हमेशा डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। जब हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं तो अक्सर क्या हमें डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को भी डिफाइन किया जा सकता है। अब समझो अगर
हमारा जो पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए कहीं इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे हो तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, सपोज करो कि ए कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो वी ए क्या हो जाएगा, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यही हम मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे किसी भी पॉइंट पे या इन्फिनिटी पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी इसको, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहे इन्फिनिटी टू बी, यानी किसी इन्फिनिटी पॉइंट से बी तक लाने में जो वर्क हुआ है किसके द्वारा बेटा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उसमें क्या करें, क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वी बी आ जाएगा। यानी यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट वी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसी को क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बोल देंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, फिजिक्स में रूल है, अगर क्यू नॉट क्या हो, 1 कूलाम, क्यू नॉट 1 कूलाम हो तो हमारा डब्लू इन्फिनिटी बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वी बी। यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया जाएगा वही क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी a unit charge from infinity to a point is known as electric potential at that point। यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आओ बेटा, यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोगों को मिला, क्या मिला बेटा, W एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट किसके बराबर है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये इक्वेशन कब वैलिड है बेटा, जब हम इस सिस्टम में यानी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना हो। यहां पर लिख लो, दिस इक्वेशन is applicable only when there is no change in kinetic energy। ठीक है, if it is mentioned in question, if nothing is mentioned in question, then it is assume that there is no change in kinetic energy। ठीक, ये इक्वेशन कब अप्लीकेबल है बेटा, जब सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में या चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, तो ये इक्वेशन हमेशा अप्लीकेबल होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा बेटा,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, क्यू नॉट वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक कब अप्लीकेबल होगा बेटा, जब सिस्टम में यानी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना हो रहा हो। ठीक, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो सिस्टम है उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन ये है, तुम लोग करना, ए चार्ज पार्टिकल मूव, ए चार्ज पार्टिकल मूव in such a way there is no change in kinetic energy, charge particle move in external electric field, then write the relation between, किसमें किसमें रिलेशन लिखना है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक। अब यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें दिया हुआ है, हम पहले से ही कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, जीरो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही रिलेशन है। अब यहाँ पे पहले से ही वैल्यू पता है, तो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट निगेटिव आप वी एक्सटर्नल डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा उसका निगेटिव वी इनिशियल माइनस वी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बेटा, ये वर्क डन किसके द्वारा ये वर्क डन किसके द्वारा है बेटा, वर्क डन है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज conservative in nature and work done by conservative force is independent from
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क होता है बेटा वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसलिए W इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क किया गया बेटा Q नॉट V इनिशियल माइनस V फाइनल इज अप्लीकेबल in all cases whether kinetic energy change or not change। चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज करे या ना करे, दोनों केसेस में क्या होगा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्यू ई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल के ही बराबर होगा। एक हर केस में अप्लीकेबल होगा चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो या ना हो। ठीक है। जबकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा हमेशा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कि सिस्टम का जो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज ना करे। यानी इन दोनों ये इक्वेशन हर केस में वैलिड है। और ये कब वैलिड है बेटा, देन देयर इज नो चेंज। ये तभी वैलिड है जब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। ये कब वैलिड है बेटा, इन ऑल केसेस में क्या है, अप्लीकेबल है। ठीक है। तो एक करते हैं बेटा और सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, -10 माइक्रो कूलम चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम a point of potential 20 volt to a point of potential 12 volt। Then find work done by external agent and work done by electric field। इन दोनों चीजों को फाइंड करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है बेटा, क्यू, अगर जो चार्ज रहे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे क्यू क्या है, -10 कूलम 10 माइक्रो कूलम बेटा। और वी फाइनल वी इनिशियल क्या है 20, वी फाइनल क्या है 12 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट वी फाइनल। तो यहाँ पे W एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, -10 इंटू -8 यानी 80 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या हो जाएगा, -80 माइक्रो जूल। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, -80 माइक्रो जूल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया, 80 माइक्रो जूल। ठीक। चलो आगे क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, 6 माइक्रो कूलम ऑफ पार्टिकल चार्ज
is moved from कहां से मूव कर रहा है बेटा, रेस्ट कंडीशन से मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट हैविंग फ्रॉम पॉइंट हैविंग 10 volt टू हैविंग 20 volt, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक मूव कर रहा है बेटा। इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 30 माइक्रोजूल, देन फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट and also work done by electric field। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, और कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है, 30 माइक्रोजूल से चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट उस समय वैलिड नहीं होता है जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ हो, लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वैलिड होता है। तो इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6Q और V इनिशियल माइनस V फाइनल। यहाँ पे Q क्या है बेटा, 6 माइक्रो कूलम, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V इनिशियल कितना है 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट। यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, 6 इंटू -10 कितना हो गया, -60 माइक्रो जूल। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया बेटा, -60 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बेटा, 30 माइक्रोजूल। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस कितना हो जाएगा 30 माइक्रोजूल। यानी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 60 प्लस 30 90 माइक्रोजूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया बेटा, 90 माइक्रोजूल का वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम कैरी चार्ज 2 कूलम is in rest at infinity, then
मूव टू ए पॉइंट such that it such that it gain velocity of 10 meter per second when reach 8 point ए पे पहुंचता है तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है 20 जूल है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एट। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, आई होप कि तुम लोग कर चुके होगे इसको सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड दिया है कितना 20 जूल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा +20 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 100 ग्राम 0.1 kg, ऐसे लिखो 0.1 इंटू mv² 10 इंटू 10। तो यहाँ से क्या हो गया 5 और एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 से ही कट जाएगा यानी उधर 5 हो गया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया बेटा 5 माइनस 20 यानी -15 जूल। अब यहां से हमें क्या निकालना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है और ये किसके बराबर होता है बेटा Q मल्टीप्लाई बाई V इनिशियल माइनस V फाइनल। Q कितना है 2 है, A कितना है -15 जूल, V इनिशियल 0 V फाइनल फाइंड करना है। तो यहाँ से V फाइनल इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस माइनस कट जाएगा और 15 डिवाइड बाई 2 7.5 वोल्ट। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम ये रिलीज कहां से रिलीज किया गया बेटा रेस्ट से रिलीज किया गया। इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट, then find change in kinetic energy when it reached at the point of 12 volt चलो इसको सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन को। करा ये चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है रिलीज फ्रॉम रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है। और फिर कह रहा है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो क्या करे, रीच करे एट ए पॉइंट जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, अनचेंज होता है। और ये किसके बराबर होता है, V इनिशियल माइनस V फाइनल इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाय कितना है 10 कूलम है, V फाइनल V इनिशियल कितना है बेटा 20 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो K फाइनल इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा 10 इंटू 8 80 जूल। ठीक, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस Q ना Q is accelerated from rest through potential difference then find its kinetic energy। चलो बेटा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कौन सा काइनेटिक एनर्जी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है Q V इनिशियल माइनस V फाइनल। और यही किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो Q V इनिशियल माइनस V फाइनल को ही क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V बोलते हैं। इसी को क्या ले लेंगे V। और ये किसके बराबर होगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल। K इनिशियल 0 है, तो K फाइनल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा QV। यानी V पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा QV के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो बेटा,
तुम लोग नाम सुने होंगे प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है बेटा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यानी H+ भी इसको बोलते हैं। इसमें जो पार्टिकल होता है, इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है यही क्या कहलाता है बेटा? एक प्रोटॉन कहलाता है। यानी प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करें बेटा, चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव होता है। ठीक। अगर मास की बात करें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, ये प्रोटॉन हो गया। अगर और एक लेते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे इस पे जो चार्ज होगा बेटा प्लस E के बराबर होगा। चार्ज इस पे कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। और मास किसका बराबर हो जाएगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास है बेटा, यानी क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी एक तरह से कहा जाए तो इसके मास का दूना हो गया बेटा। और एक पार्टिकल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। हीलियम में क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो ये जो बचता है यही क्या कहलाता है बेटा? अल्फा पार्टिकल कहलाता है। यानी दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। यही क्या है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। यानी अगर बात करें इसके चार्ज की, चार्ज तो इसका हो जाएगा 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मास की बात करें, मास किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर बेटा इनके मास का रेशियो देखें और चार्ज का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा बेटा? सपोज करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले ले पहले चार्ज और मास। किसका ले बेटा? प्रोटॉन का। ड्यूट्रॉन का। और किसका ले? अल्फा पार्टिकल का। अगर चार्ज का रेशियो देखा जाए, तीनों के चार्ज का रेशियो देखा जाए, या फिर बोल सकते हैं इसे रिलेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव मास। तो इन सब का रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास देखा जाए बेटा तो चार्ज इसका एक और उसके ही बराबर क्या है? चार्ज यहाँ पे है, इसका चार्ज दूना है। तो इनके चार्ज का रेशियो 1:1:1:1 है। अगर मास देखा जाए तो इसका 1, इसका 2 और इसका 4। तो इनका रिलेटिव रेशियो है बेटा। तो कभी कभी बहुत सारे कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव टर्म का ही यूज कर लेते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू का यूज नहीं जरूरत पड़ती है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज
रिलेटिव मास देख लिए हम लोग। चलो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे करते हैं, देखते हैं तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इतना इंफॉर्मेशन बताए हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल proton, neutron and alpha particle are accelerated from rest through same potential difference then find ratio of their speed and ratio of de Broglie wavelength associated। ठीक है बेटा, proton, neutron and alpha particle are oscillated from rest from through same potential difference, then find the ratio of their speed, ratio of their de Broglie wavelength। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सोल्यूशन देखना। यहाँ पे क्वेश्चन रख देते हैं। आई होप तुम लोग सॉल्व कर पाए होगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले वेलोसिटी की बात कर लें। तो जो क्यू वी होगा वही क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यानी अगर v को देखा जाए तो बेटा v किसके बराबर होगा, 2qv बाई एम। यानी v प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा बेटा, q बाई एम के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे v भी कांस्टेंट है और q 2v कांस्टेंट ही है। ठीक, तो q और m में जो रेशियो होगा वही क्या होगा, किसका रेशियो होगा, v का। तो यहाँ पे देखेंगे v प्रोटॉन रेशियो v ड्यूट्रॉन रेशियो v अल्फा पार्टिकल, इन सब का रेशियो देखना है। तो कंपेयर करके देखते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करें बेटा, अगर प्रोटॉन की बात करें, रिलेटिव मास का रेशियो देखो तो Q बाई एम है, तो Q1 m 1/1। अगर ड्यूट्रॉन का रेशियो देखें, या फिर यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 रेस टू Q/2। अगर चार्ज में देखें, चार्ज एक ही था, मास क्या था, 2 था, और एक किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल 2/4। दोनों को डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √2 रेस टू 1। यही रेशियो किसका हो जाएगा बेटा, उनके वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा। ठीक,
अब डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है बेटा? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच बाई पी, जहां एच क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या है? मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई पी क्या हो जाएगा? एम बी। यानी ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया? एम और वी का। यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर वी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखें बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? पी स्क्वायर बाई 2m के। यानी P की वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो 2m काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होगा? P के। यहाँ पे वैल्यू अगर रखो लेमडा की जगह, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो बेटा? क्यू वी लिख सकते हो, यानी 2m क्यू वी। या फिर लेमडा प्रोपोर्शनल किसके कर सकते हो बेटा? 1/QM। अब चाहे इस रिलेशन से निकालो, चाहे इस रिलेशन से निकालो, दोनों से सेम आना चाहिए। दोनों से हम निकाल के देखते हैं बेटा। पहले हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेमडा एच रेशियो लेमडा डी रेशियो लेमडा अल्फा। तो यहाँ पे देखो एच, अगर यम इंटू वी, तो 1 बाई रेशियो दिया हुआ है रूट यम कितना है? 1/√2। यम की जगह यम रख दिए, वी की जगह वी। ड्यूटेरियम की बात करें तो 1, एम कितना दिया है? 2 × 1 यहाँ पे मास कितना दिया है? 4 × 1। अब यहाँ पे क्या करें बेटा? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 2√2 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 डिवाइड बाई 2, 2√1। ये किसका रेशियो हो जाएगा बेटा? लेमडा का, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर इससे कैलकुलेट करें बेटा, तो यहाँ पे देखो यही रेशियो 1/Q। क्यू कितना है पहले का? 1 फिर क्या है? 1/Q कितना है? 1। मास कितना है? 2। तीसरा देखो, Q कितना है? Q कितना है? 2। और मास कितना है? 4। अब यहाँ पे क्या करें? सब में मल्टीप्लाई करें। अंडर रूट 2√2 हो गया। 2√2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 2√2। √2 से √2 कट जाएगा, 2√1। सेम आ गया आंसर। ये तो मैं सॉल्व किया बेटा। अब तुम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल ए एंड बी having mass ratio 2:1 and charge ratio 2:3 is are accelerated through
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, then find ratio of their speed and associated de Broglie wavelength। चलो इसको ईमानदारी से सॉल्व करो बेटा आप लोग। यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल है, एक ए है एक बी है, इनका रिलेटिव चार्ज देखेंगे। रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास, तो इनका चार्ज रेशियो क्या है बेटा, 2 और 3। मास कितना है, 2:1। तो वही क्या v किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, v किसके प्रोपोर्शनल था पिछले क्वेश्चन में, Q/m के। वैल्यू रख दो बस, यानी VA/VB वैल्यू रखो, √Q2/2 VB का Q 3/1, यानी ये क्या हो गया 1/√3। वेलोसिटी रेशियो हो गया बेटा। अगर लेमडा देखें, लेमडा किसके बराबर था, पिछले क्वेश्चन में निकाल के रखे थे, लेमडा इक्वल टू H/mv, या प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा mv। तो v का रेशियो है ही, बस उससे मास मल्टीप्लाई कर दो, यानी a और लेमडा b का जो रेशियो होगा 1/m। m पहले क्या है 2 है और 1 है, दूसरा क्या हो गया (1), क्या अंदर मास 1√3, यही रेशियो हो गया। यहाँ पे अगर इसको पलट दे बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 1 क्या हो जाएगा 2/√3। और चाहो तो काइनेटिक एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसको कर लेना। तो आज के क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे बात करेंगे।